सीढ़ियां फिर उसी वीराने में उतरती थीं, जहां कुछ देर पहले गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। ईशान की सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन अनन्या उसकी धड़कनों को थामे बैठी थी। विराज, हमें कुछ करना होगा। ईशान को ऐसे नहीं मरने दूंगी। उसकी आंखें गीली थीं, पर आवाज में चट्टान जैसी दृढ़ता थी। गाड़ी तक पहुंचते ही सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। विराज ने तेजी से ईशान के जख्म पर पट्टी बांधनी शुरू की। नैना भी तुरंत अपनी जैकेट निकालकर ईशान को ओढ़ाने लगी। ठंड बढ़ रही थी और उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था। लेकिन उस पल सिर्फ एक ही चीज जिंदा थी, अर्जुन की उम्मीद। गाड़ी तक पहुंचते ही विराज ने तेजी से ड्राइव शुरू की और सीधे शहर के हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टरों ने ईशान को तुरंत आईसीयू में एडमिट किया। 4 घंटे तक अनन्या और सभी लोग बाहर बैठे रहे। हर मिनट 1 साल जितना लंबा लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी और डॉक्टर बाहर निकले। अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन वो फाइटर है और बचने की पूरी उम्मीद है। अनन्या की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। पर अब रुकना नहीं है, विराज ने गंभीर स्वर में कहा। इस बीच जो भी जानकारी ईशान ने दी थी, वो हमें अगले स्टेप तक ले जा सकती है। वो डायरी और वो गुफा, वहां के दस्तावेज। नैना ने याद दिलाया। तीनों वापस उसी गुफा में लौटे। लैब की स्क्रीन अब बंद थी, लेकिन कंप्यूटर में एक फोल्डर दिखा, डेस्टिनेशन जेड। जैसे ही विराज ने उसे खोला, एक वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अर्जुन की आवाज फिर सुनाई दी। अगर तुमने ये फोल्डर खोला है, तो अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो पीछे हट जाओ, या उस रास्ते पर चलो जहां मैं अभी हूं। लेकिन याद रखना, डेस्टिनेशन जेड सिर्फ एक जगह नहीं, एक मिशन है। मैं वहां एक नकली पहचान के साथ गया हूं, एक गुप्त एजेंसी के लिए। मुझे शक है कि नागव्यूह का अगला बड़ा प्लान उसी जगह तैयार हो रहा है। जरूरत है तुम्हारी। मतलब अर्जुन अब अंडरकवर है? नैना चौंकी। हाँ, और शायद वो खुद को जिंदा बताना नहीं चाहता, ताकि उसका मिशन न टूटे। लेकिन अब हम उसकी मदद कर सकते हैं। अनन्या ने फोल्डर को स्कैन किया। उसमें एक लोकेशन पिंग थी, जारवा बेस, कश्मीर बॉर्डर। ये जगह मिलिट्री जोन के पास है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, विराज ने चिंतित होकर कहा। पर अब हम आम नहीं रहे। अब ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, अब ये हमारी भी लड़ाई है। अनन्या का स्वर बदल चुका था। जारवा बेस की ओर तीनों ने तय किया। अगर अर्जुन वहां है तो उन्हें किसी भी हालत में वहां पहुंचना होगा। इसके लिए एक नकली आईडी की जरूरत थी, और इसके लिए विराज अपने पुराने दोस्त राघव मल्होत्रा से मिलने निकला, जो एक पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट था, अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुका था। राघव की एंट्री फिल्मी थी, काले चश्मे, सिगार और एक खतरनाक मुस्कान। जरवा बेस, तुम लोग सीधा नागों की मांद में घुसना चाहते हो? हमें अर्जुन को वापस लाना है, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। राघव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, मिलिट्री जोन में घुसने के लिए 3 चीजें चाहिए, नकली दस्तावेज, बुलेट प्रूफ ट्रक, और सबसे जरूरी, अंदर से कोई संपर्क। संपर्क? विराज ने पूछा। हाँ, और वो है कैप्टन आर्या सिंह। वो तो काफी सालों से पोस्टेड है वहीं। नैना को याद आया। और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी, राघव मुस्कुराया। तीनों ने उसे देखा। तुम्हारी एक्स ही क्यों? क्योंकि उसने मेरी वजह से फोर्स छोड़ी नहीं, बस मुझे छोड़ दिया। राघव हंसा, लेकिन आंखें भावुक थीं। राघव ने कैप्टन आर्या से संपर्क किया। लंबी बातचीत के बाद उसने मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन शर्त थी, अगर पकड़े गए तो कोई सरकार तुम्हें नहीं बचाएगी। हम किसी सरकार के लिए नहीं, एक इंसान के लिए जा रहे हैं। अनन्या का जवाब सीधा था। जारवा इन्फिल्ट्रेशन मिशन शुरू हुआ। राघव के साथ सबने अपनी पहचान बदली, ड्राइवर, मेडिकल स्टाफ और इंजीनियर की भूमिका में। 5वें दिन वे एक ट्रक में बैठकर जारवा बेस की ओर निकल पड़े। रास्ते में चेक पोस्ट, हथियारबंद गार्ड्स, कैमरे, हर चीज एक खतरनाक फिल्म जैसी थी। लेकिन सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। जारवा बेस के भीतर पहुंचते ही उन्हें एक कोड मिला, T49 चेंबर। यहां अर्जुन हो सकता है, आर्या ने गुप्त रूप से बताया। वहीं दूसरी ओर एक कैमरे की स्क्रीन पर कोई बैठा सब देख रहा था, और उसने कहा, गेस्ट आ चुके हैं, खेल अब असली शुरू होगा। कौन था वो? क्या वो अर्जुन था या कोई और? सस्पेंस गहराता जा रहा था। जारवा बेस की सीमाओं के भीतर घुसते ही सब कुछ बदल गया था। हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे रहस्यों की,
जैसे किसी ऐसे जाल की जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए। ट्रक के भीतर बैठे अनन्या, विराज, नैना, राघव और कैप्टन आर्या सब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में उथल पुथल थी। हम अब दुश्मन की आंखों के ठीक सामने हैं, राघव ने धीमे स्वर में कहा। हर एक कदम बेहद संभल कर रखना होगा। हमें सिर्फ अर्जुन चाहिए, अनन्या ने अपनी सांस रोकते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, मैं उसे लेकर ही वापस लौटूंगी। राघव के पास एक नक्शा था जो उसने कैप्टन आर्या से प्राप्त किया था। बेस के अंदर का पूरा ब्लूप्रिंट, हर एक कमरे, सुरंग और कंट्रोल रूम का विवरण। सबसे महत्वपूर्ण था T-49 चेंबर, जहां अर्जुन होने की संभावना थी। ये रास्ता सीधे टी जोन तक जाता है, आर्या ने इशारा किया। लेकिन वहां जाने के लिए हमें एक सेकंड लेवल एक्सेस कार्ड चाहिए होगा। और वो किसके पास है? विराज ने पूछा। मेजर कावी रवाट, जारवा बेस का सेकंड इन कमांड। तो हमें उसकी जेब से कार्ड चुराना है? नैना ने पूछा। नहीं, राघव मुस्कुराया। हमें उसकी नजरों के सामने से ही वो कार्ड लेना है, लेकिन ऐसे कि उसे खबर तक ना हो। रात का प्लान तैयार हुआ। आर्या ने जानकारी दी कि हर रात एक डिनर पार्टी होती है, जहां सभी अधिकारी अनौपचारिक रूप से इकट्ठा होते हैं। यहीं से मिशन शुरू होना था। डिनर पार्टी चाल की शुरुआत रात 8 बजे। पूरी टीम पार्टी हॉल में दाखिल हुई। अनन्या ने मेडिकल स्टाफ का रूप लिया था, नैना एक कैटरिंग स्टाफ में थी, विराज इंजीनियर की वेशभूषा में और राघव मेन सर्विसिंग टीम का हिस्सा बना। मेजर रावट अपनी यूजुअल ठसक में पहुंचा। उसकी यूनिफॉर्म में ही एक्सेस कार्ड चमक रहा था। राघव ने नैना को इशारा किया, जो ट्रे लेकर पास पहुंची और गलती से एक ड्रिंक गिरा दी। सॉरी सर, नैना ने झुककर माफी मांगी। रावट झल्लाया, पर तभी राघव ने अपनी स्लीव में लगे माइक्रो कटर से उसकी यूनिफॉर्म के कार्ड होल्डर की क्लिप काट दी और कार्ड अपनी जेब में डाल लिया। डन, उसने मुंह ही मुंह में बुदबुदाया। अब रास्ता साफ था। T-49 चेंबर, सच्चाई की तह तक रात के 2 बजे। सभी अधिकारी अपने अपने केबिन में थे। टीम चुपचाप कॉरिडोर 7 की तरफ बढ़ी, वहां जहां T-49 था। कार्ड स्वाइप हुआ, दरवाजा खुला। एक लंबा अंधेरा हॉलवे। दीवारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को आर्या ने अपने सिस्टम से डिसेबल कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा भारी लगने लगी। ऐसा लगता जैसे हर दीवार पर कोई नजर गड़ाए बैठा हो। अंत में एक बड़ा दरवाजा मिला, जंग लगा हुआ, लेकिन उस पर लिखा था प्रोजेक्ट फीनिक्स, ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली। फीनिक्स? राघव ने फुसफुसाया। ये तो जानक से भी बड़ा मिशन लगता है। दरवाजा खुला और सामने एक विशाल लैब जैसी जगह। लैब में ढेरों मॉनिटर, हार्ड डिस्क, स्क्रीन और दर्जनों केबिन थे, जिनमें लोग सोए हुए या बेहोश थे। ये सब लोग? नैना चौंकी। ये वो शिकार हैं जिन्हें स्लीपर एजेंट बनाया गया है। आर्या की आवाज कांप गई। तभी एक केबिन में अनन्या की नजर पड़ी। केबिन नंबर 17, और अंदर था अर्जुन। अर्जुन! वो चीख पड़ी। वो सचमुच वहीं था, शांत, बेहोश लेकिन जिंदा। दरवाजा खोलो, अनन्या ने चिल्लाया। राघव ने लॉक तोड़ा। अनन्या अर्जुन के पास दौड़ी। उसकी नब्ज चल रही थी, लेकिन आंखें बंद। उसे ड्रग्स दिए गए हैं, शायद हाई डोज स्लीप इंजेक्शन, आर्या ने कहा। तो उसे जल्दी बाहर निकालना होगा, विराज ने कहा। तभी अलार्म बज गया। कोई आ चुका था। अब गेम शुरू हुआ है। राघव ने बंदूक निकाली। एक्शन सीक्वेंस, गोली, विस्फोट और भाग दौड़। पूरा कॉरिडोर लाल बत्ती से चमक उठा। सायरन गूंज रहे थे। गार्ड्स दौड़ रहे थे। टीम को अर्जुन को उठाकर भागना पड़ा। गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। राघव और विराज मोर्चा संभाल रहे थे। एग्जिट 3B की तरफ, आर्या ने चिल्लाया। सीढ़ियां, सुरंग, बंद दरवाजे, हर मोड़ पर संघर्ष। रास्ते में कैप्टन आर्या ने कंट्रोल पैनल से बेस के कई सिस्टम फेल कर दिए, ताकि दुश्मन की फोर्स धीमी हो, लेकिन एक जगह गार्ड्स ने घेर लिया। ड्रॉप योर वेपन्स, एक अफसर चिल्लाया। टीम फंस चुकी थी। तभी पीछे से एक विस्फोट हुआ। बूम! और गार्ड्स धराशायी हो गए। कौन था ये? अनन्या चौंकी। मदद आई है, राघव मुस्कुराया। मैंने अपने पुराने टीममेट्स को एक्टिव किया था। कुछ ही मिनटों में वे गाड़ी तक पहुंचे और तेजी से जारवा बेस से बाहर निकलने लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने सबसे पहले अनन्या का चेहरा था। अनन्या? उसने बमुश्किल कहा। मैं यहीं हूं अर्जुन, अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी।
अर्जुन की आंखों से एक आंसू टपका। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी दूर मेरे लिए आओगी। तुम मेरे लिए हो अर्जुन, और मैं तुम्हारे लिए। गाड़ी जरवा बेस से निकल चुकी थी। सायरन अब पीछे छूट गए थे और सामने एक शांत लेकिन ठंडी पहाड़ी सड़क थी। हवा में अभी भी बारूद की महक थी और सभी के कानों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस सब के बीच एक पल जो सबसे कीमती था, वो था अर्जुन की आंखों का खुलना। अनन्या उसकी हथेली थामे थी और उसकी उंगलियों में जीवन की गर्माहट लौट रही थी। तुम सच में हो। अर्जुन की आवाज बिखरी बिखरी सी थी। और तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए काफी है। गाड़ी की पिछली सीट पर अर्जुन लेटा था। उसके पास अनन्या और सामने नैना, विराज, राघव सतर्कता से ड्राइव और निगरानी में लगे थे। कैप्टन आर्या ने रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित की थी और अब वे एक सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। किला गुप्त गंगा, एक पुराना परित्यक्त मिलिट्री बंकर जो अब छुपे हुए ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता था। किला गुप्त गंगा। एक नई शुरुआत। गाड़ी जैसे ही उस बंकर की हाइड्रोलिक गेट्स से अंदर पहुंची, सबने राहत की सांस ली। अंदर न सिर्फ सुरक्षा थी बल्कि राहत भी थी। अर्जुन को फिर से चेकअप के लिए ले जाया गया और मेडिकल सपोर्ट दिया गया। अगले 12 घंटे वो दवाइयों और नींद के असर में रहा, लेकिन जब दोबारा उसकी आंखें खुलीं तो वो पूरी तरह होश में था। अब मुझे सब कुछ बताना होगा, उसने धीरे धीरे कहा। सब कुछ जो अब तक मैं खुद नहीं बता पाया था। अर्जुन की कहानी, नागव्यू का असली चेहरा। जिस दिन हमारी सगाई तय हुई थी, उसी रात मुझे कॉल आया था। एक पुराना नंबर, वही नंबर जो मेरी आर्मी ट्रेनिंग के वक्त गोपनीय मिशनों के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने बताया कि मुझे प्रोजेक्ट फीनिक्स के तहत फिर से एक्टिव किया जा रहा है। मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि ये सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं थी, ये एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी जो देश की सरकार के भीतर पल रही थी। नागव्यू असल में सिर्फ एक गुप्त संगठन नहीं है, बल्कि एक स्टेट इनसाइड द स्टेट है। उनका मकसद था एक नई शैडो गवर्नेंस बनाना, और इसके लिए वो चुनिंदा लोगों को स्लीपर एजेंट्स बना रहे थे। मेरे नाम से मुझे एक अलग पहचान दी गई, एजेंट अरिक 92। मैं जरवा बेस में घुसा और वहाँ कई लोगों को बेहोश करके ब्रेन प्रोग्रामिंग में डाला जाता था। मैंने खुद कई ऑपरेशन के दस्तावेज चुराकर अलग अलग सुरक्षित बंकरों में भेजे, लेकिन तभी मेरा असली नाम उजागर हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उसी T-49 चैम्बर में बंद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैंने एक डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट कर दिया था, जो अब भी चालू है, और उस डेटा में है नागव्यू के हाई कमांड की पूरी पहचान और प्रोजेक्ट फीनिक्स की मास्टर प्लान फाइल। अगर वो फाइल हमें मिल जाए तो हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। ऑपरेशन राख, अगला मिशन। फाइल कहाँ है अर्जुन? राघव ने पूछा। एक जगह जिसे राख कहा जाता है, एक मोबाइल डेटा वॉल्ट जो हर 7 दिन में लोकेशन बदलता है। तो अगला मिशन है उसे ढूंढना, विराज ने कहा। हाँ, और जल्दी करना होगा, आर्या ने बताया, क्योंकि हमें खबर मिली है कि नागव्यू अब पूरे देश में अपने स्लीपर एजेंट्स को एक्टिवेट करने जा रहा है। मतलब कोई भी आम इंसान अब हथियार बन सकता है? नैना चौंकी। हाँ, तुम, मैं, कोई भी। इसलिए अब ये सिर्फ अर्जुन का मिशन नहीं, ये हम सबकी जंग है। हिडन बिट्रेयल, विश्वासघात की दरार। रात को सब अपने अपने कक्षों में थे, लेकिन एक शख्स उस रात चैन से नहीं सो सका, विराज। वो बंकर के सर्वेलेंस रूम में गया और उसने एक गुप्त कॉल किया। कोड ज़ेटा 07 एक्टिवेटेड, उसने कहा। टारगेट इज अवेक, प्रोसीड टू फेज 2। फोन कट गया। वो लौटते हुए बोला, माफ करना दोस्त, लेकिन मैं मजबूर हूं। नेक्स्ट डे, सस्पिशन बिगिंस। अर्जुन ने अगले दिन जब सर्वेलेंस लॉग्स चेक किए तो उसे कुछ फुटेज मिसिंग दिखी। वो समझ गया, कोई अपने ही बीच से जानकारी बाहर भेज रहा है। हमारे बीच कोई गद्दार है, उसने धीरे से कहा। कौन? अनन्या बोली। पता करना होगा, लेकिन चुपचाप, ताकि गद्दार को खबर तक ना हो। टीम ने ऑपरेशन मिराज प्लान किया। हर एक टीम मेंबर की हरकतें रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन किसी को भनक नहीं होगी। एक नया हमला। नागव्यू का जवाबी वार। अचानक बंकर की बिजली चली गई। इमरजेंसी सायरन्स बजने लगे। बाहर एक्सप्लोजन हुआ। हम पर हमला हुआ है, आर्या ने चिल्लाया। इम्पॉसिबल, ये लोकेशन गुप्त थी, राघव बोला। मतलब दुश्मन को अंदर से खबर मिली, अर्जुन ने कहा। टीम ने हथियार उठा लिए। गोलियां चलने लगीं। बंकर का एक हिस्सा जल गया। सब बाहर निकलो,
आर्या ने इवैक्यूएशन की घोषणा की। बंकर से निकलते वक्त अर्जुन ने देखा विराज गायब था। वो भाग गया? नैना ने पूछा। नहीं, वो उन्हीं के साथ मिला हुआ था। फाइनल सीन, एक खतरे की दस्तक। विराज अब एक गुप्त टावर में था, नगव्यू के साथ। फेज 2 शुरू करो, एक आवाज आई। फेज 2 में क्या होगा? विराज ने पूछा। देश की राजधानी में पहले स्लीपर एजेंट्स एक्टिव होंगे और फिर असली तबाही। और अर्जुन, आवाज बोली, उसे हम खुद खत्म करेंगे।